Welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. In today's video, we will be discussing about constitutional amendments के बारे में. Article 368. In this article, we will be exploring कि किस सीमा तक गवर्नमेंट कैन अमेंड, ठीक है, एंड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट के बारे में भी जानेंगे एंड वेरियस लैंडमार्क केसेस के बारे में जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 में आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की. पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है इसके अंदर कि वो अमेंडमेंट कर सकता है बाय एडिशन, वेरिएशन और रिपील, ठीक है. तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है. अब यहाँ पे तीन प्रकार से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं. एक तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा एंड स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स के द्वारा. तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या है, दोनों स्टेट्स की ईच हाउसेज की बात की गई है. अगर लोकसभा के द्वारा बिल पास किया जाता है उसके 50%, मोर देन 50% से ज़्यादा मेंबर्स के वो बिल पास किया जाना चाहिए. और अगर वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा के 50% से ज़्यादा मेंबर्स द्वारा वो पास किया जाना चाहिए. मतलब ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, ठीक है, 50% से ज़्यादा, तब वो सिंपल मेजॉरिटी समझी जाएगी, बिल पास हुआ समझा जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी, जिसके अंदर 2/3 जो मेंबर्स है, प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उनकी वोटिंग होनी चाहिए. दो तिहाई मेंबर्स का होना चाहिए. बिल 2/3 मेंबर्स द्वारा पास होना चाहिए, ठीक है. और वो जो 2/3 मेंबर्स है वो पार्लियामेंट के हाफ से, मोर देन हाफ से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, तब वो मेजॉरिटी समझी जाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास समझा जाएगा. ओके. नेक्स्ट है हमारी सिंपल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट. अब वो जो बिल है वो पास होने के बाद स्टेट के पास जाएगा. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो 50% मेंबर्स हैं, मोर देन 50% मेंबर्स से ज़्यादा वो पास की जाना चाहिए, तब वो बिल पास समझा जाएगा. ओके. तो ये तीन प्रकार हैं जिसमें जो बिल है वो पास करा जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है इन 3 टाइप से. ओके. सो लेट्स सी हाउ मैनी अमेंडमेंट्स एक्ट आर देयर. सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के बारे में. फर्स्ट मेजर जो जजमेंट था वो था रिगार्डिंग रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग था. एक केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोराई राजन करके. इसके अंदर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कास्ट बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन की बात है वो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन करती है, ठीक है, उल्लंघन करती है. तो इसीलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया और कहा गया दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड स्पेशल ट्रीटमेंट टू बैकवर्ड कास्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अंदर जो बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड क्लासेस थी, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए, ठीक है, और उसको 9th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया. सेकेंड जो अमेंडमेंट था वो हमारा 1952 में किया गया, ठीक है. इसके अंदर क्या किया गया, द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वॉज रीएडजस्टेड 1951, 1951 की जनगणना के बेसिस पर, ठीक है, लोकसभा को रीएडजस्ट किया गया. किसके स्केल पर, रिप्रेजेंटेशन के स्केल पर, ठीक है. थर्ड जो अमेंडमेंट था 1954 में किया गया. इसके अंदर क्या किया गया, थर्ड अमेंडमेंट में री एनेक्टेड एंट्री 33rd ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इसके अंदर जो 7th शेड्यूल जो है उसमें कॉन्करेंट लिस्ट के 33rd एंट्री की जगह पर जो फूड स्टफ्स हैं, ठीक है, पशुओं का जो चारा था, ऑयल सीड्स, ऑयल्स, कैटल फूडर, रॉ कॉटन, कॉटन सीड्स, रॉ जूट्स, इनको रखा गया, ठीक है. और जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई को अगर वेलफेयर में समझने पर जो गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल लगा सकती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. तो इसके अंदर ये अमेंडमेंट किए गए कि गवर्नमेंट क्या है वो अगर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लोकहित में समझे, पब्लिक वेलफेयर के लिए समझने पर गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल लगा सकती है, ठीक है. तो ये था हमारा थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1954. फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955, 1955 के अंदर किया गया फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. इसके अंदर क्या बात कही गई, अंदर दिस in the event of personal property being taken in the public interest, the court cannot conduct an examination in relation to its compensation. इस अमेंडमेंट के अंदर क्या कहा गया कि पर्सनल जो प्रॉपर्टी है अगर उसको पब्लिक वेलफेयर के अंदर स्टेट द्वारा टेकन ओवर कर ले जाने की कंडीशन के अंदर जो कोर्ट है इसकी कंपनसेशन के रिलेट में कोई भी एग्जामिन नहीं कर सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन नहीं कर सकता. तो ये हमारा था फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955. ओके. नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 कि 1955 के अंदर हुआ ये अमेंडमेंट. इसके अंदर आर्टिकल 3 के अंदर अमेंडमेंट किया गया. इसमें क्या कहा गया कि एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द प्रपोज्ड सेंट्रल लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स. इसमें क्या किया गया, प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा अपने अपने स्टेट के एरियाज एंड बाउंड्रीज पर इफेक्ट डालने वाले जो सेंट्रल लॉज हैं उनके बारे में अपने व्यूज़ भेजने के लिए वो एक टाइम लिमिट
फिक्स करे, ठीक है। उसके लिए इनको प्रेसिडेंट जो है इनको एम्पावर किया गया 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये 1956 में वो हमारा 6th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या किया गया, इसके अंदर दिस अमेंडमेंट एम्पावर द सेंटर टू लेवे टैक्स ऑन सर्टन आइटम्स अंडर द इंटरस्टेट सेल्स टैक्स बाय मेकिंग चेंजेस इन 7 शेड्यूल। इसके अंदर क्या किया है, 7 शेड्यूल के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसके चेंज करके जो इंटरस्टेट टैक्सेस के अंदर जो भी कुछ आइटम्स थे उन पर सेंटर को टैक्स लगाने के लिए एम्पावर किया गया, ठीक है, 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। 6th अमेंडमेंट एक्ट भी 1956 में किया गया एंड 7th अमेंडमेंट जो एक्ट है ये भी 1956 के अंदर किया। इसके अंदर क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, जो राज्य थे स्टेट्स थे उनका, ठीक है, जो मुंबई था वो महाराष्ट्र बना, गुजरात, ठीक है, इनका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, एबॉलिश किया गया जो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे स्टेट्स A B C D पार्ट्स, इनको हटाकर रीऑर्गेनाइज किया गया दैम इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर। एक्सटेंड की गई जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज एंड प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे ये हुए 7th अमेंडमेंट के अंदर 1956 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8th अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसके अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया, इसमें एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर द SC ST एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसके अंदर सेंटर एंड स्टेट के जो लोकसभा के अंदर उसमें SC ST एंड एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस की जो कमेटी थी उनके लिए रिजर्वेशन रिलेटेड प्रोविजंस को 10 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया, मतलब 1960 से लेकर 1970 तक कर दिया गया, ठीक है, 10 साल आगे बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने एक इनरी बैरूबरी करके केस है जो कि इससे रिलेटेड है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके अंदर 9th अमेंडमेंट में क्या था 1960 के अंदर, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द 1958 ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय चेंजिंग द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइडेड बैरूबरी एरिया वॉज गिवन टू पाकिस्तान। इसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चेंजेस करके भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी थी 1950 की ट्रीटी थी, इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बैरूबरी जो एरिया था वो किसको दे दिया गया है, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इनरी बैरूबरी करके, ठीक है, आप लिंक में जाके दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसके अंदर क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट दादर एंड नागर हवेली इन द इंडियन यूनियन। 10th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसके अंतर्गत जो दादर और नागर हवेली थी उसको इंडिया में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसके अंदर क्या अमेंडमेंट किए गए, चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रोवाइडिंग फॉर इलेक्टोरल कॉलेज इंस्टेड ऑफ अ जॉइंट मीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या किया गया, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके प्रोविजंस में चेंज करके इसके अंदर 2 हाउसेस के जो जॉइंट मीटिंग्स को बुलाया गया था। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी पोस्ट होगा उसकी वैकेंसी के बेसिस पर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वैकेंसी इन द एप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है उनकी वैकेंसी के उनकी जो वैकेंसी है उसके आधार पर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द एप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। ये था हमारा 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961, ओके। नेक्स्ट है जो हमारा 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। जो 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1962 वो था इनकॉर्पोरेट गोवा, दमन और दीव से रिलेटेड। इसके अंदर गोवा, दमन और दीव जो थे उसको इंडिया में इंक्लूड किया गया एज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। नेक्स्ट था 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962। ये भी 1962 में किया गया 13th अमेंडमेंट। इसमें नागालैंड जो था उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस करके उसे ऐसा स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस अपनाकर। नेक्स्ट है हमारा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1962 में हुआ। ये भी जो इनकॉर्पोरेट पांडुचेरी था उसे भी इंडिया के अंदर एज ए यूनियन टेरिटरी
शामिल किया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। और उसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, दमन दीव, ये जो यूनियन टेरिटरीज थे उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963 के अंदर किया गया, इसमें इंक्रीज की गई रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62, 60 से बढ़कर 62 कर दी गई। एंड प्रोविजंस वर मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस टू द हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा 16th अमेंडमेंट, जिसमें इंक्लूड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड और अफर्मेशन टू सब्सक्राइब बाय कंटेस्टेंट टू द लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, जजेस एंड कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, 16 के अंदर संप्रभुता और अखंडता के हित में जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें प्रतिबंध लगाने के प्रोविजंस रखे गए। और साथ ही 3rd शेड्यूल था, उसमें चेंज करके क्या जोड़ा गया, 3rd शेड्यूल के अंदर आई विल मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ये इसमें ऐड किया गया। ओके, ये हमारा था 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963। नेक्स्ट है हमारा 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964। 17वां अमेंडमेंट एक्ट 1964 1964 में किया गया, इसको 9th शेड्यूल के अंदर रखा गया, ठीक है, 9वीं अनुसूची में रखा गया। इसके अंदर क्या किया गया, प्रोहिबिट द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टिवेशन, प्रोहिबिट किया गया एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टिवेशन जब तक कि द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज पेड एज कंपनसेशन। एंड इसमें एसेट्स के राइट्स में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए और लैंड रिफॉर्म्स प्रोविजंस में को 9th शेड्यूल में रखा गया, जिसकी जो वैलिडिटी थी उसकी एग्जामिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा नहीं की जा सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966। 18वां अमेंडमेंट एक्ट 1966 में किया गया, इसे आर्टिकल 3 में जोड़ा गया। इसमें जो स्टेट है पार्लियामेंट है उसको वाइड पावर्स दी गई कि वो एक नया स्टेट या यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966, 19वां अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर जो चुनाव आयोग था उसके बारे में है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, अबॉलिश द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एंड वेस्टेड द पावर टू द हेयर इलेक्शन। इसके अंदर अबॉलिश किए गए सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। इसके अंदर जो चुनाव आयोग था उसके राइट्स में चेंजेस किए गए और हाई कोर्ट्स को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया, ठीक है, का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966, 20वें अमेंडमेंट एक्ट 1966 में किया गया ये भी, और वैलिडेट सर्टेन अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन यूपी विच वर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। 20वें अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो एनिमत था उसकी बेसिस पर जो भी अपॉइंट किए गए कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस थे उनकी अपॉइंटमेंट थी उसको वैलिडिटी प्रदान की गई, ठीक है, वैलिडिटी दी गई। ये हमारा 20वां अमेंडमेंट एक्ट 1966, ओके।